करेगा ना उसका हाथ बना हुआ आएगा। ओके चलिए आप अपना बनाए चलो। ओके तो कौन सी क्लास है ये? पढ़ते रहे। हाँ जो भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर राबिया here to teach you CTG, that is cardiotocography, जो एक्चुअली हमारा fetal heart trace होता है during pregnancy, especially in the last third trimester. Okay, you can all see my presentation on your screens. This is the normal paragraph graph of CTG. सही है. We can get 5 things from CTG. क्या क्या चीज? Baseline, ठीक है, fetal heart की baseline that should be between 110 and 160, and acceleration, decelerations और variability 4 चीजें, and the 5th thing is contractions, uterine contractions. ये 5 चीजें हैं जो हम किसी भी सीटीजी पे पढ़ सकते हैं. अच्छा, आप लोगों को जो भी सीटीजी के हवाले से चीजें आती हैं उसमें आपके टॉक्स में, उसमें आपका जो सबसे पहला आपका सीटीजी ट्रेस रखा हुआ होता है, मैं आपको आपके टॉक्स के हिसाब से बताती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प रहे. सबसे पहले आपने मरीज का नाम, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखनी होती है जो आपका पेपर होता है. ठीक है, कि ना ये किस पेशेंट की है और डेट टाइम किया था, ये कब ली गई. ठीक है, ये सब चीजें उसकी आपने सबसे पहले मेंशन करनी होती है. देन यू कैन सी 5 थिंग्स ऑन द सीटीजी: बेसलाइन, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड वेरिएबिलिटी, और 5 विच इज कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस का जो नीचे ग्राफ आप देख रहे हो, ये उस पर लिखा हुआ भी है टोको. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ है, और ऊपर जो बाकी 4 चीजें हम ऊपर देख रहे हैं फीटल हार्ट रेट. ठीक है, ये ग्राफ पेपर है बेसिकली. ठीक है, जैसे जब भी आप कोई ग्राफ पढ़ते हैं, आपको पता है, आपने शुरू से ये चीज देखी हुई, ग्राफ में 2 एक्सेस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सेस और एक होता है वाई एक्सेस. ठीक है, इसमें एक्स एक्सेस के अलोंग जो है वो टाइम है. ठीक है, टाइम है, सही है. ये जो 2 लाइंस नंबर वाइज लाइंस लिखेंगे, बीच में 10 मिनट्स होते हैं. ठीक है, और जो वाई एक्सेस के अलोंग फीटल हार्ट रेट है. ठीक है, फीटल हार्ट रेट है ये जो वाई एक्सेस के अलोंग आपको दिख रहा है. 60, 80, 100, 120, 140, 160 जो आपको ग्रेडेशंस दिख रहे हैं ना, ये फीटल हार्ट रेट्स को शो कर रहे हैं. अब आप इसको पढ़ें अगर, तो आप ये देखेंगे कि आपका एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 5 हार्ट बीट के बराबर है. 5 हार्ट बीट्स, यानी कि एक आपका स्मॉल बॉक्स हाँ, आपका एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 5 हार्ट बीट्स के बराबर है, और आपका जो है 2 लाइंस के बीच में जो टाइम है वो 10 मिनट्स का है. ठीक है, जब आप कहते हैं कि आपने बच्चे फीटस की सीटीजी निकालनी 20 मिनट्स की, तो एटलीस्ट ये आपके पास ये 2 लाइंस आपके बीच में पेपर में आएंगी, तो आपको कहेंगे हाँ ये 20 मिनट्स की है. मतलब ये एक व्यू में आपको देखने का बता रही हूँ आपको मैं. और ये जो आप वाई एक्सिस के अलोंग फीटल हार्ट रेट्स देख रहे हैं, इसमें आपका एक स्मॉल बॉक्स जो है 5 हार्ट बीट के बराबर है. ठीक है, देखें 60, 70 और 80, यानी कि इसके बीच में 4 बॉक्स आ रहे हैं ना, तो कितने के बराबर हुआ? 60 और 80 के बीच में 20 का डिफरेंस है, तो एक बॉक्स 5 के बराबर हुआ. ठीक है, ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है जो हम ग्राफ पेपर पढ़ने से पहले, किसी भी ग्राफ पेपर को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए. एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, एक बॉक्स कितने किस चीज के बराबर है. ठीक है, अच्छा, नाउ ये एबनॉर्मल सीटीजी है, इसमें डिसेलरेशंस आ रही हैं. ठीक है, और मैं आपको भी आप बता देती हूँ, पहले हम बेसिक उसको पढ़ लें. ये एक नॉर्मल एंटीनेटल सीटीजी, पहले आप नॉर्मल देख लो, फिर एबनॉर्मलिटी आपको समझ में आएगी. ठीक है, ये एक नॉर्मल सीटीजी है, इसमें फीटल हार्ट रेट कितना है, बेसलाइन कितनी है, 140 की है. ठीक है, अच्छी वेरिएबिलिटी है. वेरिएबिलिटी मींस के आपकी ना बेस लाइन से कितना ऊपर और कितना नीचे जो है वो आपकी लाइन जो है वो वेरी कर रही है. ठीक है, एटलीस्ट एक बॉक्स को क्रॉस करनी चाहिए. आप देखो मल्टीपल जगह पर एक बॉक्स को क्रॉस कर रही है. एक बॉक्स को क्रॉस करने का मतलब है 5 बीट्स नीचे या 5 बीट्स ऊपर. मैंने आपको बताया ना कि स्मॉल बॉक्स 5 बीट्स के बराबर है. जब ये वेरिएबिलिटी में 5 बॉक्स नीचे या 5 बॉक्स ऊपर को क्रॉस कर रहा है, इट मींस के 5 बीट्स की वेरिएबिलिटी है, जो कि
हमें चाहिए होती है, एटलीस्ट 5 बीट्स तो होनी ही चाहिए, उससे ऊपर भी हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा, और एक्सेलरेशन अगर 15 बीट्स से ऊपर डिफ्लेक्ट कर रहा हो तो एक्सेलरेशन है, और इसी को अपोजिट नीचे कर दें तो वो डिसेलरेशन होती है। ठीक है, अब डिसेलरेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और 5 विचेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अगर वो होगी तो नीचे आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस दिख जाएंगी। ठीक है, फीचर्स ऑफ सीटीजी: बेसलाइन, शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी, एक्सेलरेशंस, डिसेलरेशंस एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्शंस आती है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शंस आती है यूजुअली जो है वो आपका उसमें अर्ली डिसेल्स बन जाते हैं, फीटल मूवमेंट्स एंड अदर्स। ठीक है, जैसे अदर्स में कोई मेडिसिन वगैरह ली हुई है तो आपको उसका इफेक्ट दिख जाएगा, बेबी जो स्लीपी है या जो भी है। बेसलाइन फीटल हार्ट रेट कितना होना चाहिए? इट शुड बी बिटवीन 110 to 150, ये नॉर्मल है। 110 से लेकर 150, 110 to 150 बीट्स पर मिनट टर्म पे नॉर्मल है। इससे कम है तो ब्रेडिकार्डिया है, यानी लेस देन 100 है तो ब्रेडिकार्डिया, और मोर देन 150 या 160 है तो ये टेकिकार्डिया है। ठीक है, फास्टर एंड अर्ली प्रेगनेंसी सही, यानी कि अगर बहुत आप 28 के बाद 31 वीक पे ही ले रहे हैं, 32 वीक पे ले रहे हैं तो आपको जो है वो टेकिकार्डिया मिलेगा। ठीक है, बिलो 100 बेसलाइन ब्रेडिकार्डिया, बिलो 80 सिवियर ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया कॉमन विद मैटरनल फीवर। मतलब अगर पेशेंट की बेसलाइन फीटल बेसलाइन ऊपर आ रही है तो सबसे पहले आपने मदर का फीवर चेक करना होता है। ठीक है, क्योंकि मदर को फीवर है तो इट्स कॉमनेस्ट कॉज ऑफ टेकिकार्डिया इन बेबी। ठीक है, टेकिकार्डिया विल रिड्यूस शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी अर्ली हाइपोक्सिया, यानी कि सबसे पहले साइन अगर हम इसको पकड़ते हैं से हम वही होना शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन नहीं है, हम इतने टेंशन नहीं लेते, कभी कभी एक्सेलरेशन नहीं भी आती, लेकिन अगर वेरिएबिलिटी अच्छी हो तो हम कहते हैं जाने दें, ठीक है, गुड है, सही है। लेकिन अगर वेरिएबिलिटी अच्छी ना हो तो हम अलर्ट हो जाते हैं और हम 90 मिनट तक फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये बेहतर हो रही है या नहीं। लुक फॉर राइजिंग बेसलाइन। ठीक है, मतलब हम फॉरन जैसे वेरिएबिलिटी कम हो वैसे ही कोई डिसीजन नहीं लेते, यू कैन वेट फॉर एटलीस्ट 90 मिनट्स। ठीक है, अच्छा, what are accelerations? Must be 15 beats per minute and 15 second above baseline, यानी कि 15 beats ऊपर की तरफ जाए और 15 सेकंड तक परसिस्ट करे। ठीक है, यानी कि पूरा छोटा सा माउंटेन बने। ठीक है, यानी 15 बीट्स पर मिनट। 15 बीट्स पर मिनट का मतलब है कि 3 बॉक्सेस एटलीस्ट जो है ये ऊपर क्रॉस करें। मैंने आपको बताया था एक बॉक्स हमारा 5 बीट्स के बराबर है। ठीक है, एक बॉक्स हमारा 5 बीट्स के बराबर है, तो 5 बीट्स का मतलब है 1 2 3 बॉक्सेस को कर रहा है ऊपर, तो हम इसको एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, शुड बी 2 पर 15 मिनट्स। अगर ये उसमें प्रेजेंट हैं आपके ट्रेस में तो हम बहुत हैप्पी हैं, हम खुश हैं, हमारे बेबी में एक्सेलरेशन आ रहे हैं। ऑलवेज रिएश्योरिंग प्रेजेंट। ठीक है, मे नॉट अकर व्हेन फीटस इज स्लीपिंग। पासों का बेबी जो है वो स्लीप भी कर रहा होता है, सो रहा होता है, तो हम जो है बॉदर नहीं करते कि हाँ वेरिएबिलिटी अच्छी है, एक्सेलरेशन ही तो कोई बात नहीं। ऐसी सूरत में हम फीटस को थोड़ा सा स्टिमुलाई देते हैं ताकि वो वेकअप हो जाए और बेहतर हो जाए, आ जाएगी। Should occur in response to fetal movements or fetal stimulation. ठीक है, non-reactive periods usually do not exceed 45 minutes. ठीक है, usually 45 minutes के बाद एक्सेलरेशंस आ जाती हैं। ठीक है, मोर देन 90 मिनट एंड नो एक्सेलरेशन इज वरिंग, यानी कि अगर आप 40 मिनट आ जाती हैं और आप नहीं आ रही तो भी आप 90 मिनट तक वेट कर सकते हैं। जैसे आपको पहले कहा 90 मिनट तक आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, फौरन ये नहीं कि आप एक्सेलरेशन नहीं है तो आप परेशान हो गए, पहले 45 मिनट आपको परेशान की जरूरत नहीं, उसके बाद भी नहीं आती, 90 मिनट तक नहीं आती, तो हाँ फिर आप कहें कि ये तो एक ही पैटर्न पे चली जा रही है, फिर आपकी वेरिएबिलिटी और चीजों को देखेंगे डिसल्स तो नहीं है या कोई और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसी सूरत में फिर हम एक्सपेडाइट करते हैं। शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी, देखो एक चीज आ गई एक्सेलरेशन, अब शॉर्ट टर्म बेसलाइन की बात कर ली हमने कि 110 to 160 के बीच में ये होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी और बीट टू बीट वेरिएबिलिटी विद अ स्कैल्प क्लिप, ठीक है, शुड बी 5 बीट्स पर मिनट, यानी कि एक स्मॉल बॉक्स आपकी जो लाइन ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट कर रही होती है ना बेसलाइन की, वो एक पूरे बॉक्स को तो कंप्लीट क्रॉस करे। ठीक है ना, मतलब उसका जो पैटर्न आ रहा है वो एक्सप्रेशंस में अच्छी लिखें। एटलीस्ट शुड बी मोर देन 5 बीट्स पर मिनट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी सीटीजी, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, अगर ये खराब आ रहा होता है तो हम
अलर्ट हो जाते हैं। इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंपीटिंग एक्सेलरेटरी एंड डिसेलरेटरी सीनस इन्फ्लुएंस ऑफ द फीटल हार्ट। ठीक है, सही है, यानी कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं उसको शो करता है। एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट द बेस्ट मेजर ऑफ सीएनएस ऑक्सीजनेशन। सही है, अगर ये खराब आ रही है तो आप मतलब इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बेबी में हैव हाइपोक्सिया, will be affected by drugs। ठीक है, will be reduced in the preterm fetus। ठीक है, बच्चा अगर छोटा है तो बेस लाइन टेकिकार्डिया होगा और वेरिएबिलिटी कम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों के सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो प्रीटर्म होते हैं सिस्टम्स से डेवलप नहीं होते, इसलिए इनमें वेरिएबिलिटी नॉर्मली कम होती है। ठीक है, ओके। डिसेलरेशंस अर्ली 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अर्ली, लेट और वेरिएबल। अर्ली बिल्कुल मिरर इमेज होते हैं। अर्ली मीन्स के ना जब हेड एंटर होता है पेल्विस में तो वो कंप्रेस हो रहा होता है। ठीक है, हेड कंप्रेशन की वजह से, हेड कंप्रेशन कब होगी? जब every time when patient gets contraction, head compresses and we can see the early decelerations on the CTG trace। ठीक है, यानी कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन आएगी उस कॉन्ट्रैक्शन को ये मिरर इमेज कर रहा होता है। ऊपर से डीसेल बनता है और नीचे से कॉन्ट्रैक्शन दिखती है, तो बिल्कुल मिरर इमेज हो रही है, दोनों की टिप्स ऐसे करके मिल रही होती है। इसको आप कहते हैं कि मिरर इमेज का है कॉन्ट्रैक्शन से, तो ये अर्ली डिसेल है। लेट डिसेल्स फॉलोज एवरी कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि लेट डिसेल्स क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन आ गई उसके बाद जो है वो डिसलेशन आ रही है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन आती है तो बेबी वैसे ही कंप्रेस होता है, एक तरह से डिस्ट्रेस में जाता है, वो प्रेस हो रहा होता है, इसकी वजह से कॉर्ड वगैरह भी आ जाती है, वो कंप्रेस हो रही होती है, इसकी वजह से उसको डिसल्स आ सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल शो नो रिलेशनशिप टू द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वेरिएबल्स क्या होंगे जिसका कोई रिलेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, मतलब कि कितना कितना ब्रेडिकार्डिया हुआ और कितने देर तक परसिस्ट किया, ये इस पे सिवियरिटी किस पे डिपेंड करती है कि फीटल हार्ट कितना ड्रॉप किए और कितनी देर तक वो डिसल चला, रिकवर हुआ या नहीं हुआ, इस पर। ठीक है, इन प्रैक्टिस मैनी डिसल्स और डिप्स आर मिक्स्ड, यूजुअली मिक्स उसमें आते हैं, या आपको प्रैक्टिस के साथ साथ वो आते हैं। आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए, 5 चीजें देखनी है: बेस लाइन, variability that is most important, acceleration, decelerations। baseline normal होती है 110 से 150 160। variability क्या होती है? 5 beats per minute होनी चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट 5 beats per minute होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो लाइन है जो ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट कर रही होती है वो एक बॉक्स को तो क्रॉस करना ही करना चाहिए। अगर कहीं एक बॉक्स के बीच में ही जाए तो मतलब 3 beats per minute है, और अगर बिल्कुल ही फ्लैट है तो 0 वेरिएबिलिटी कहेंगे आप। ठीक है, अब जैसे आपके मेरे सामने CTG है, इसकी में पुअर वेरिएबिलिटी, आप देखें बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है और साथ में इसको डीसल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एबनॉर्मल CTG है। ठीक है, बेस लाइन अलबत्ता 140 की है, यू कैन सी 140 की बेस लाइन है और वेरिएबिलिटी बहुत पुअर है, ये एटलीस्ट कहीं भी एक पूरे बॉक्स को भी क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो इट मीन्स के ये इसकी वेरिएबिलिटी पुअर है, प्लस इसमें डीसल्स आ रहे हैं। ठीक है, जिनका कॉन्ट्रैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड एबनॉर्मल CTG, अनदर एबनॉर्मल CTG। ठीक है, डीसल्स भी हैं, वेरिएबिलिटी पुअर है और स्ट्रेट है। fetal baseline 140 की है, 140 is normal। ठीक है, reduce short term variability, abnormal CTG क्या होगी? जब इसमें reduce short term variability in no accelerations, decelerations after most contraction with a slow return to baseline, यानी decels आ रहे हैं और slowly return हो रहा है baseline पे। ठीक है, okay, tool, it's a high negative predictive value। ठीक है, high negative predictive value, यानी कि 98% ऑफ फीटस विद नॉर्मल CTG विल बी ओके। सही है, मतलब आपकी CTG ठीक है तो 98% तक बच्चे आपके सही निकलेंगे। 2% कभी कभी ऐसा हो सकता है कि CTG सही आ रहा हो लेकिन बच्चा कॉम्प्रोमाइज निकले। ठीक है, पुअर पॉजिटिव प्रेडिक्टिव मीन्स कि अगर CTG खराब आ रही है तो क्या होगा कि 50% फीटस विद एबनॉर्मल CTG विल बी हाइपोक्सिक एंड एसिडोटिक, बट 50% विल बी ओके।
ठीक है। लेकिन हम चूंकि 50% बच्चे कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, तो हम खराब सिटी पे कभी भी जो है मतलब उसको छोड़ते नहीं है, उसको एक्सपेडाइट करते हैं। जो भी हमारा डिसीजन होता है, जो भी जैसे भी मोड ऑफ डिलीवरी हमने करानी होती है, हम अकॉर्डिंग टू अपने उसके फॉरन उसको स्टेप लेते हैं और एक्सपेडाइट करते हैं। लेकिन इसकी मतलब पूरा पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अगर खराब आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% बच्चा कॉम्प्रोमाइज होगा। 50% केसेस में बेबी कॉम्प्रोमाइज होता है और 50% बेबी में खराब सिटी होने के बावजूद बेबी अच्छा निकलता है, मींस अबगार उसका अच्छा होता है। Therefore, the CTG should always be interpreted in its clinical context. यानी कि अगर पीछे हम सिनेरियो भी देखते हैं कि मदर के साथ क्या कोमॉप्स हैं, बेबी किन सिनेरियो में था, उसका लाइकर क्या था, उसका अल्ट्रासाउंड क्या था, उसका वेट क्या था, उसके IUGR फैक्टर, तो ये सारे फैक्टर्स हमने CTG में साथ देखने होते हैं। एंड बैक्ड बाय फीटल ब्लड सैंपलिंग। ठीक है, अगर CTG खराब आती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है फीटल ब्लड सैंपलिंग करते हैं, जो कि हम हमारे सेटअप में नहीं हम लोग करते, लेकिन ये मतलब रिकमेंडेड बात है कि अगर आपकी बेबी की CTG खराब आ रही है तो फीटल ब्लड यानी स्कैल्प से आप उसका सैंपल लें और उसका फिर कराएं, EBGs कराएं। नॉन रिएश्योरिंग फीचर्स ऑफ CTG बेसलाइन अगर 110 से कम है या 160 से ज्यादा है तो ये नॉन रिएश्योरिंग है। ठीक है, नॉन रिएश्योरिंग क्या होती है, कोई भी एक फैक्टर खराब। पैथोलॉजिकल क्या होती है, जब 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स खराब तो पैथोलॉजिकल बन जाती है। ठीक है, 110 से कम बेसलाइन है या 180 से ज्यादा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी अगर 5 बीट्स पर मिनट से यानी कि एक पूरे बॉक्स के अंदर ही अंदर चले जा रही है और 40 मिनट्स तक, बट लेस देन 90 मिनट, तो ये नॉन रिएश्योरिंग है कि 90 मिनट नहीं हुए वेरिएबिलिटी खराब होना शुरू हो गई है, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, अर्ली डिसलेशंस आ रहे हो, वेरिएबल डिसलेशंस आ रहे हो या सिंगल प्रोलॉन्ग डिसलेशन अप टू 3 मिनट। ठीक है, यानी कि 3 मिनट वगैरह आपका कवर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इट्स अ टाइम टू टेक डिसीजन। CTG is abnormal when baseline is less than 100 and 180, वही सारी बातें। शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी जो है वो अच्छा ये उसमें ये फर्क है, जैसे इसमें ये बात है नॉन रीअश्योरिंग के कोई भी एक फैक्टर खराब हो मतलब है, सही है। अब इसमें ये सारी चीजें एक से 2 या 2 से ज्यादा आ जाए कि 100 से ज्यादा है या 180 से कम है, यानी बेसलाइन भी खराब हो गई इसकी। शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी लेस देन 5 मिनट्स है और मोर देन 90 मिनट, 90 मिनट्स हो चुके हैं, अभी आप वेट नहीं कर सकते, अब नॉर्मल हो गई है CTG, अब नॉन रीअश्योरिंग नहीं रही है। ठीक है, अब 90 मिनट ज्यादा हो चुके हैं और वेरिएबिलिटी जो है वो 5 वीट से ज्यादा नहीं बढ़ी है इसकी। लेट डिसलेशंस आर रिपीटेड और लेट डिसलेशंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं था कि अभी एक आया था और हम वेट कर रहे थे, अब रिपीट हो गए हैं, अब एबनॉर्मल हो गई है, अब आप डिसीजन लें। ठीक है, अटिपिकल वेरिएबल डिसलेशंस आकर, टू प्रोलॉन्ग डिसलेशन फॉर मोर देन 3 मिनट, साइनोसॉइडल पैटर्न फॉर 10 मिनट्स, यानी कि जिसमें कोई आपकी बेसलाइन ना बन रही है। और आपको एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? आगे बढ़े। उस्मान भाई, अच्छा एक CTG का सेशन खत्म हुआ है, तो अभी क्वेश्चंस के लिए मतलब वो मुझे खुद रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अब दूसरा पार्टोग्राम लगाते हैं। अच्छा, अच्छा कोई क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो खुद ब खुद इस पे आ जाएगा। नहीं हैंड रेज करेंगे, वो करेंगे तो इस पे आ जाएगा, फिर मैं उसको क्लिक करूंगी। अभी ये बताएं कि अभी क्वेश्चन आंसर करने या पहले दूसरा शुरू करना है? दूसरा करवा के हाँ वो मैं सुमिया को मैंने लगाया है। हाँ कंसर्न उस वक्त नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं था तुम्हारे उसको मैंने कंसर्न नहीं देखा क्योंकि वो आगे मेरे सर पे खड़ा हो गया था तो मैं उससे बातों में लग गई। 5 मिनट्स की पूरी सही से देखी नहीं कि
हाँ ये तो बात मैंने की थी उनसे, हाँ ये तो मैंने उनसे बात की थी, वो कोऑर्डिनेटर कह रहा था मैं इसको फाइल पे लाइव चैटिंग में करवा देता हूँ। जी हेलो तो या सोमिया ये आईसीयू वाला पेशेंट शिफ्ट करवाओ, उसके कंसेंट वगैरह चेक करो। कहाँ हो तुम? खाली हो गया, उसको लेकर आए। अच्छा तो आ गया है पेशेंट, बात हो गई तुम्हारी? माइक हेलो। अच्छा हमारा सेकंड जो पार्ट है आज का ट्यूटोरियल का, वो पार्टोग्राम है, ठीक है। अच्छा पार्टोग्राम क्या चीज होती है? ये डॉक्यूमेंट है बेसिकली, ठीक है। इसमें हम हमारे जब भी हम कोई पेशेंट एडमिट करते हैं अपने लेबर रूम में, हम उस मरीज को एग्जामिन करते हैं, ठीक है, और उसका पार्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है। जब उसको फिल करने का टाइम आता है तब से उसको स्टार्ट करने का फिल करते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक चीजें हैं उसको फिल करके उसकी फाइल में अटैच करते हैं। इट्स एन डॉक्यूमेंट एक्चुअली। एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमें कंप्लीट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है हमारे पेशेंट के बारे में, ठीक है। पेशेंट, बेबी एंड द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, इन तीन चीजों के बारे में ये हमें कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, or to facilitate research, to allow audit and review, and to defend one section, no documentation, no defense. यानी कि partogram is a graphical information about the progress of labor. तीन चीजें बताते हैं: progress of labor, in which the salient information about the fetal well-being, maternal well-being, and the progress of labor. ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर जिसमें आपकी मैटरनल वेलबिंग, फीटल वेलबिंग और प्रोग्रेस ऑफ लेबर, इन तीन पार्ट होते हैं पार्टोग्राम के। और इसमें एक मैटरनल होता है, एक फीटल होता है और एक प्रोग्रेस होती है कि लेबर की प्रोग्रेस, आपके पास पेशेंट किस उस पे स्टेशन पे आया, क्या उसकी स्टेज थी, उसके बाद उसने कैसे प्रोग्रेस किया, ठीक है। ये तीन इसके पोर्शन होते हैं कि तीनों फिल करने होते हैं हमें, ठीक है। अच्छा अब यूजुअली हम ये पार्टोग्राम स्टार्ट करते हैं एक्टिव फेज से, दैट इज 4 सेंटीमीटर। पेशेंट 4 सेंटीमीटर डायलेटेड होती है तब से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये अब इट्स अ डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड कैंडिडेट्स विद केयर, यानी कि आप पेशेंट आया, आप जो है आपने आते उसको मेंटेन के लिए आपने एग्जामिन किया, उसकी जो भी फाइंडिंग्स थी, उसका नाम, उसकी कोमॉब्स है जो आइडेंटिफिकेशन थी, पहले वो कॉलम फिल किया, वो जिस स्टेज में आया था, ठीक है, वो आपने जो है अगर वो एक्टिव फेज में है वो आपने उस पर नोट किया, उसके वाइटल्स, उसका आउटपुट, बेबी का हार्ट रेट, सब कुछ। मैं आपको दिखाती हूँ पार्टोग्राम भी, उसमें सब कुछ बना हुआ होता है, हमने फिल करना होता है, ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या हैं कि हमने डिसीजन कब लेना है। अगर पार्टोग्राम स्मूथली बढ़ रहा है, एलिवेट हो रही है लाइन, तो हम नॉर्मल लेवल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर वहीं जाके किसी पॉइंट पे स्टक हो जाता है तो हम उसको देख के इजीली असेस कर सकते हैं कि कितने बच्चे हमारे पास पेशेंट आया, कितने बजे उसकी क्या कंडीशन थी और कितनी देर से वो सेम फाइंडिंग्स पे है। अब हमने डिसीजन लेना है या हमने वेट करना है, ठीक है। हम अपनी कोई भी रिसर्च कर सकते हैं कि हम मरीज को किसी भी रिसर्च पर उस पर कि हमने किस मरीज को सेंट्रो लगाई, किसको नहीं लगाई, किसको किस फाइंडिंग पे लगाई तो ज्यादा फायदा हुआ। और कोई भी ऑडिट या रिव्यू या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसका अपने हमारे पास प्रूफ होता है कि हमने इस मरीज के लिए ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, ठीक है। Cardiograms is graphical information about the progress of labor, सही है, in which the salient information about the fetal well-being, maternal well-being and the progress of labor. Significance क्या है इसकी? ये एक tool है. It's a tool used to record all observation made on a woman and fetus in labor in one chart. Partogram helps to identify at any early stage those women whose labor is slow.
ठीक है, मैनेजरल टूल फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, ठीक है, लेबर प्रोलॉन्ग हो रही है यानी बहुत देर से पेशेंट को पेन्स आ रहे हैं और हम उसको ऑगमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो है वो एक ही डायलेटेशन नहीं हो रही, सर्वाइकल कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम उस पर डिसीजन लें, ठीक है। Who required partogram recording for all women who are in labor room, either low or high risk group, ठीक है, हम सबका पार्टोग्राम बनाते हैं और जो भी मरीज लेबर रूम में लेबर में आता है हम उसका पार्टोग्राम, ठीक है, ओके, पार्टोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ये लेबर की रिप्रेजेंटेशन है, तो लेबर के हमारे पास दो फेजेस होते हैं, लेटेंट फेज और एक एक्टिव फेज, ठीक है। पहले कहते थे लेस देन 3 सेंटीमीटर, वही है तकरीबन 3 सेंटीमीटर से पहले या 3 सेंटीमीटर तक लेटेंट फेज होता है और 4 सेंटीमीटर ऑनवर्ड्स एक्टिव फेज होता है। मोर देन 3 सेंटीमीटर यानी कि 4 एंड ऑनवर्ड 4 सेंटीमीटर ऑनवर्ड, ठीक है, ये एक्टिव फेज होता है। यूजुअली हम एक्टिव फेज से बनाना शुरू करते हैं पार्टोग्राम, ठीक है। ये फ्रेडमैन, पार्टोग्राम, फिलपॉट एंड कैसल, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पार्टोग्राम इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद इसमें चीजें ऐड की, ठीक है। फ्रेडमैन पार्टोग्राम, इसमें दो फेजेस उन्होंने बनाए कि एक लेटेंट फेज में पेशेंट आई और एक एक्टिव फेज में, दोनों का पार्टोग्राम, मतलब जब आपके पास पेशेंट आई थी फर्स्ट वो 4 सेंटीमीटर थी, तो हमने उसको वहीं से बनाना शुरू कर दिया, 4 सेंटीमीटर पे क्रॉस लगाया और फिटल स्टेशन पे हम इसमें एसेस करते हैं, उस पर क्रॉस लगाते हैं। मैं इसमें आपको बताती हूँ, आगे है इसमें और मतलब कि फिर हम इसकी प्रोग्रेस करते हैं। और फिलिप और कैसल साहब ने जो थे उन्होंने अलर्ट और एक्शन लाइन का कॉन्सेप्ट दिया। इसमें देखिए, इसमें आपको दिख रही होगी अलर्ट लाइन दिख रही है, एक्शन, अगर अलर्ट लाइन को क्रॉस कर जाता है आपका पार्टोग्राम, तो आप मीन्स ये पेशेंट आपका अलर्ट होने का है, आपने इसको चेक करना है फ्रीक्वेंट और इसमें डिसीजन लेने का टाइम जल्द है करीब। और अगर एक्शन लाइन को क्रॉस कर जाती है और डिलीवर नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि अब आप एक्शन लाइन सेक्शन करें, या अगर जैसे भी एक्सपीडाइट करना डिलीवरी को, जो आपकी फाइंडिंग से मुताबिक है वैसे एक्सपीडाइट करें, एक्शन लें, ठीक है। ये लेटेंट फेज है, रेड स्पॉट से पहले पहले, ठीक है। देखिए 3 सेंटीमीटर तक की डायलिटेशन है। अच्छा, अब इसमें देखिए 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले जो ऊपर इतने छोटे स्मॉल बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये है आपका फीटल हार्ट रेट, फीटल पार्ट है ये, ठीक है, सही है। उसके बाद लाइकर और मोल्डिंग का कॉलम दिया हुआ है। ये जो ऊपर की 2 लाइन है ना, सबसे पहले आप देखिए नाम, पेशेंट का बायोडेटा है, हॉस्पिटल नेम, एज, डेट, सब आपने मरीज आया, आपने सबसे पहले उसको फिल कर लिया। फिर उसके बाद इसमें फीटल पोर्शन में ऊपर के 2 कॉलम्स हैं। एक ये ऊपर जिसमें आप सीटीजी यानी फीटल हार्ट जो अभी आती है, मरीज की सीटीजी लगाते हैं ना लेबर रूम में, उसमें आपने सीटीजी की इंफॉर्मेशन आपने डाली, ठीक है। टाइम डालेंगे, नीचे सेंटर में बिल्कुल टाइम दिया हुआ है, नीचे की तरह की टाइम है, टाइम डालेंगे। मरीज फर्ज कीजिए आपके पास रात 2 बजे आई, आपने सीटीजी लगाई, रात 2 बजे उसका फीटल हार्ट रेट 140 था, आपने ऊपर 140 पे क्रॉस कर दिया, इसी के ऊपर इसी लाइन में वाई एक्सेस के ऊपर देखिए। फिर लाइकर अगर मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं, ठीक है, फर्ज करें आपके पास पेशेंट आई रात 2 बजे, आपने टाइम लिखा 2 AM, ठीक है, आपने सीटीजी लगाई, उसमें 140 हार्ट रेट था बेबी का, तो आपने फीटल कॉलम में 140 को क्रॉस किया, किसका फीटल हार्ट रेट 140 था। फिर नीचे आइए, दूसरा कॉलम देखिए, उसमें 2 खाने, दो बॉक्सेस हैं, थोड़े बड़े लार्ज साइज के, उसमें एक पे लिखा हुआ है साइड में लाइकर और उसके नीचे लिखा हुआ है मोल्डिंग। लाइकर अगर मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है तो आप आई लिखेंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है। यूजुअली जैसे भी पेशेंट आती है या अगर लीकिंग के साथ आई है और क्लियर लाइकर ड्रेन कर रहा है, तो आप सी लिख देंगे कि क्लियर है, ठीक है। और अगर मेकोनियम स्टैंड है तो आप मेकोनियम एम लिख देंगे, मेकोनियम स्टैंड है, ठीक है। इस खाने को आप इस तरह से फिल करेंगे। फिर आता है मोल्डिंग। मोल्डिंग यानी कि कोई मोल्डिंग नहीं है, 0 है, 1 है, 2 है। मोल्डिंग मीन्स कि ओवरलैप कितना कर रही है बोन्स। फीटल हाइट जो होता है उसके बीच में आपको पता है कि उनके जो सूचर्स होते हैं वो ऑसिफाई नहीं हुए होते, ठीक है, उनके बीच में गैप होता है, ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनेल, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। जब डिलीवरी होती है तो ये बोन्स दे कैन ओवरलैप ईच अदर, ठीक है।
अगर वो बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रही तो कोई मोल्डिंग नहीं है, जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मोल्डिंग मिल रही है लेकिन आपके हाथ से आप हल्का सा प्रेस कर रहे हैं तो वो सही हो रही है, तो इसका मतलब है कि +1 है। और अगर इतनी ज्यादा है कि आपके हाथ करने से भी नहीं हो रही तो ये 2 है, सही है। तो मोल्डिंग प्रेजेंट है, यानी कि फीटल हेड बिल्कुल स्टक हुआ है, मोल्ड हुआ हुआ है, और सिवियर मोल्डिंग है कि आप उसको हाथ पे मतलब हाथ से करने की कोशिश करें बोन्स को तो वो रिप्लेस नहीं हो रही वापस अपनी जगह पर, ठीक है। ये आ गया आपके फीटल कॉलम। फिर आप देखिए नीचे आपका कॉलम बना हुआ है जिसके अंदर सर्विक्स की डायलिटेशन, स्टेशन, ये सब दिख रही है, और उसमें अलर्ट और एक्शन लाइन है। और उसके नीचे एक और कॉलम है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन का बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे ऑक्सीटोसिन मेडिसिन, यानी कि लेबर के दौरान आपने क्या क्या मेडिसिन दी मरीज को, ठीक है। उसमें क्या देते हैं हम लेबर में, ऑक्सीटोसिन देते हैं, सिंटोसिनॉन देते हैं, तो सिंटोसिनॉन का कॉलम बना हुआ है। और कोई भी अगर अदर मेडिसिन आप दे रहे हैं मरीज को तो उसके नीचे ये जो लॉन्गिट्यूडनल बॉक्सेस हैं ये उसके लिए हैं। देखिए ऑक्सीटोसिन यूनिट्स और ड्रॉप्स, ठीक है, कि कितने यूनिट लगाया आपने और कितने ड्रॉप्स उसको चल रही है। लिखा 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, ऊपर उसमें आप यूनिट लिखते हैं, साइड में लिखा हुआ भी, जो चीज मैं आपको बता रही हूँ उसके ऊपर लिखा हुआ है। एग्जाम में अगर टॉक्स में आता भी है तो इसमें हर चीज का आंसर समझना आपको सामने लिखा हुआ है। कॉलम बना हुआ है इसके बराबर में ऑक्सीटोसिन लिखते हैं, इट मींस आप ऑक्सीटोसिन के बारे में लिख रहे हैं। यूनिट्स, कितने यूनिट्स डाले हैं आपने ड्रिप के अंदर और कितने ड्रॉप्स पे आपने चलाया हुआ है। और ऊपर से ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शंस वाला है इसमें आप यूजली कैसे मॉनिटर करते हैं कि 10 मिनट्स में आप कितनी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, वो देखनी होती है आपने, ठीक है। कितनी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, 1 2 3 4 5 ही चाहिए होती है, 5 ज्यादा होता है तो हम उसको हाइपर स्टिमुलेशन कहते हैं, ठीक है। हम उस वक्त अपने पेशेंट को टोकोलाइज करते हैं इस सूरत में। अगर हाइपर तो 5 नॉर्मल है, अगर 5 से नीचे नीचे आ रही है तो वो हमने फिल करनी है। अगर बिल्कुल माइल्ड आ रही है तो माइल्ड के लिए हम कैसे करते हैं, स्पॉट्स डालते हैं। मॉडरेट आ रही है तो लाइंस भरते हैं, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है तो सॉलिड बिल्कुल उसको कलर कर देते हैं बॉक्सेस। जितनी आ रही है उतनी 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, इस हिसाब से हम इसको इनको जो है वो फिल करते हैं उसी हिसाब से कि कितने पेन्स आ रहे हैं और किस इंटेंसिटी के आ रहे हैं। हम ये दोनों चीज इसमें शो कर सकते हैं। फिर इसके बाद ऑक्सीटोसिन वाले में मैंने आपको बता दिया। और इन कॉलम्स में जो इसके बाद नीचे वाले कॉलम्स में कोई भी मेडिसिन जैसे आईवी हाइड्रेशन दी है या नॉक्समेफिन चलाई है या ट्रेमोल दिया है या कोई एंटीमेटिक दी है या कोई भी एंटीबायोटिक दी है तो वो हम इन बॉक्सेस में लिखते हैं कि हमने इतने बजे से इसको एंटीबायोटिक दी, ठीक है। फिर ये नीचे 2 कॉलम मैटरनल कॉलम आ गए आपके। तो ये एक्शन लाइन, अलर्ट लाइन, मैटरनल कॉलम आ गई, इसमें आपने मैटरनल का वाइटल्स यानी बीपी, पल्स, टेम्परेचर, उसका हार्ट रेट और उसका यूरिन आउटपुट, ये सब कुछ आप लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीजें इसमें आई। फिर वही बात के पहला कॉलम है मदर इंफॉर्मेशन का, जो सबसे ऊपर दिया हुआ है। फिर दूसरे 2 कॉलम्स हैं ऊपर, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फीटल वेलबींग का, इसमें फीटल हार्ट रेट आता है, फीटल लाइकर आता है और मोल्डिंग आता है। फिर ये है लेबर प्रोग्रेस का, जिसके अंदर जो है डायलिटेशन, डिसेंट और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। डायलिटेशन कितना सर्विक्स डायलेट की और फीटल हेड कितना नीचे आया, वो दोनों चीजें आप इसमें लिखते हैं, और पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या नहीं, ठीक है। फिर मेडिकेशन के 2 बॉक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो लेबर में हम यूज करते हैं वो सिंटो है, उसका एक अलग से कॉलम दिया हुआ है। और उसके बाद एनी अदर पेन रिलीफ के लिए आप अगर कोई दे रहे हैं या किसी भी वजह से कोई एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, वो मेडिसिन आप यहाँ लिखते हैं कि हमने मरीज को इतने बजे मेडिसिन दी। नेक्स्ट जो नीचे के 2 कॉलम हैं वो मैटरनल वेलबींग के, इसमें मैटरनल बीपी पर जो आम बीपी चार्टिंग के कॉलम्स होते हैं ना, जो आपने हमारी शीटों में भी देखे होंगे, उस टाइप के कॉलम होता है नीचे, जिसके अंदर आपने माँ का बीपी, पल्स, टेम्परेचर और नीचे उसके जो है वो यूरिन आउटपुट वगैरह लिखना होता है, ठीक है। What need to be recorded? Okay, सही है। सबसे पहले मदर इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि करना क्या है इसमें। पहले पेशेंट आती है रात में 2 बजे, ठीक है, विद लीकिंग के आती है, उसको पेन नहीं आ रहा है, उसको लीकिंग हो रही है खाली। मैं सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन इस पे करूंगी, ठीक है, सही है। फिर उसकी सीटीजी लगाई है मैंने, सब सीटीजी लगाई है मैंने। उसमें मैंने सबसे पहले सीटीजी हार्ट रेट देखा, मरीज का 120 था, मैंने
टाइम, ये टाइम की जगह ये है, मैंने यहाँ पे टाइम जो है वो मेंशन किया, रात 2 बजे आई है। रात 2 बजे बच्चे का फीटल हार्ट रेट 120 था, ठीक है। मैंने इसका स्पेकुलम किया, लीकिंग के साथ ये देखा क्लियर लाइकर आ रहा है तो सी लिख दिया, मोल्डिंग कोई नहीं थी, ठीक है। उसको मैंने लाइन मार दी, कोई इसमें मोल्डिंग नहीं थी। अच्छा, अब मैंने उसकी पीवी जब मरीज की, ठीक है, पीवी जी करी। अच्छा, इन्होंने हम जितने भी बच्चे मरीज आती है ना, तो जैसे इन्होंने 9 लिखा हुआ है, मैंने आपको 2 बच्चे का कहा था, ठीक है। अब फर्ज करें यहाँ पे अगर 2 बजे आए है 2 बजे लिखेंगे, अगर 9 बजे है तो 9 बजे, जो भी टाइम है वो लिखा हुआ है। 9 बजे जब मैंने उसकी पीवी करी तो मरीज 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 5 के ऊपर क्रॉस कर दिया, ठीक है। और अगर इसी टाइम में इसका वो भी देखूंगी, स्टेशन अगर मुझे, स्टेशन क्या होते हैं, 0 स्टेशन होता है स्पाइन, ठीक है। स्पाइन पे अगर तो 0 स्टेशन, अगर 1 सेंटीमीटर से आप ऊपर जाते जाएंगे तो -1, -2, -3, और अगर नीचे आएंगे तो 1, 2, 3, ठीक है। अगर फर्स्ट करें आपका हेड, जो पेशेंट का हेड था वो -3 पे था, तो मैंने यहाँ पे इसके 3 पे सर्किल बना देना है, ठीक है। हेड चूंकि गोल होता है तो हम हेड के डिसेंट को सर्कल से शो करते हैं और सर्वाइकल डायलेशन को क्रॉस से शो करते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर डायलेटेड थे, 5 पे क्रॉस किया, 3 -3 उसका हेड स्टेशन था, तो 3 पे मैंने सर्किल बना दिया, ठीक है। 9 बजे मेरी मरीज आई है, मैंने यहाँ पे 9 बजे लिखा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मेरी पेशेंट रात 9 बजे आई, मैंने 9 बजे यहाँ लिखा। 9 बजे मरीज का आते सीटीजी लगाई, 120 का हार्ट रेट था, लाइकर क्लियर था, मोल्डिंग नहीं थी। उसके बाद नीचे प्रोग्रेस में जब वजाइनल एग्जामिनेशन किया तो 5 सेंटीमीटर वो डायलेटेड थी और हेड जो था वो 3 पे था, ठीक है। देखिए मैं उसको पढ़ती जा रही हूँ। फिर मैंने उसके खड़े के पेन देखे, 10 मिनट्स देखे, मैंने देखा उसको 4 in 10 के स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस आ रही है, 4 in 10 की, 1, 2, 3, 4, और ये फुल इसको मैंने डार्क कर दिया, इट मीन्स कि फुल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस आ रही है। पेशेंट घर से आई थी, मैंने उसको कोई सिंटो नहीं लगाई, ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट करती हुई आ रही, तो मैंने सिंटो का खाने में कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि वो मैंने उसको कुछ नहीं दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैटरनल पर्ल्स और ये सब मैटरनल वाइटल्स ये सब लिखेंगे। फीटल इन्फॉर्मेशन, फीटल हार्ट रेट, मेम्ब्रेन, एमनियोटिक फ्लूइड एंड मोल्डिंग, ठीक है। फीटल इन्फॉर्मेशन में मजीद आप क्या, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, सेफ एंड ड्राइवर वे ऑफ नोइंग फीटस इज वेल, लिसन ईच कॉन्ट्रैक्शन फॉर रिकॉर्डेड हाफ आवरली, ठीक है। हर आधे घंटे पे आप फीटल हार्ट रेट कर लें। हमारे पास एक्टिव लेबर में पेशेंट होती है तो हम उसका सीटीजी अटैच कर देते हैं, लेकिन हर सेटअप में ऐसा नहीं होता, तो वो जो है वो पेनार्ड्स से फिटोस्कोप से या तो सोनिकेट से सुन के आप उसमें अपने पार्टोग्राम में हर आधे घंटे के बाद फीटल हार्ट रेट लिख सकते हैं कि बेबी की क्या फीटल हार्ट रेट चली थी। कैरेक्टर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। आई लिखेंगे अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, क्लियर लिखेंगे अगर क्लियर है, मेकोनियम स्टैंड आ रहा है तो एम लिखेंगे, और फर्ज करें पूरा लाइकर ड्रेन करके आ रही है या ऑलरेडी नील लाइकर के साथ है तो ए लिखेंगे कि आपने कोई लाइकर नहीं देखा, ठीक है, एब्सेंट लाइकर है, सही है। मोल्डिंग, सही। मोल्डिंग मैंने आपको बताया था पहले भी कि फीटल बोन्स की ओवरलैपिंग को आप बोलते हैं मोल्डिंग, ठीक है। 0 के बोन्स बिल्कुल सेपरेटेड है, नॉर्मल है, कोई मोल्डिंग नहीं है, 0 है अभी। प्लस क्या है कि सिर्फ बोन्स करीब आ गई हैं, टच कर रही हैं एक दूसरे को, अभी ओवरलैप करना शुरू नहीं किया। आपको पता है नॉर्मली गैप होता है, ठीक है। अगर आपको गैप फील हो रहा है तो 0 है, अगर वो गैप फील नहीं हो रहा है, दोनों ने एक दूसरे को आके क्रॉस कर बंद कर लिया है उस स्पेस को, तो इट मीन्स के प्लस है। अगर ओवरलैप कर गई है, लेकिन आप जब उसको पीवी करते हैं और उसको टच करते हैं तो वो बोन्स आपको सेपरेट होती हुई फील होती हैं, तो इट मीन्स 2 है। और अगर आपके करने हाथ लगाने के बावजूद भी नहीं हो रही और उस पर एडिमा आना शुरू हो रहा है और उस पर जो है वो कैपिट बनना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है +3 है, ठीक है, मोल्डिंग। तो आप उसमें उसी हिसाब से फिर उस टाइम लिख लेते हैं। अब मेरा मरीज आया है, 4 in 10 का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इस पार्टोग्राम के मुताबिक उसका सॉरी लाइकर क्लियर है, ठीक है, मोल्डिंग उसकी नहीं है। फिर लेबर प्रोग्रेस, ये फीटल पार्ट खत्म हो गया, अब आप लोग लेबर प्रोग्रेस वाले कॉलम पे आ जाइए। सर्वाइकल डायलिटेशन देखते हैं, डिस्टेंट देखते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सर्वाइकल डायलिटेशन मैंने आपको बताया क्रॉस है, जितने सेंटीमीटर डायलेटेड है उतने पे आप उसको उतने बजे के टाइम पे क्रॉस कर दें, और जहां जिस स्टेशन पे है उस नंबर को सर्किल कर दें,
जिस इस पे मैंने किया हुआ है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉलम दिया हुआ है उसमें 10 मिनट्स में हम चेक करते हैं 10 मिनट्स में कितनी कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, 5 तक आ रही हैं, 5 4 तक आ रही हैं, 4 जितनी भी आ रही हैं उतने कॉलम्स को हम अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के, मतलब अगर सिर्फ माइल्ड है तो डॉट डाल दी, मॉडरेट है तो लाइंस डाल दी, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ रही है तो पूरा, जैसे इसमें पूरा फुल ब्लैंक ये शो कर रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ रही हैं 4 in 10 की, जो कि बाद में आखिरी यानी कि 1 बजे, रात 1 बजे 5 in 10 की हो गई हैं। ठीक है, और हाँ ठीक है। डायलेशन एंड डिसेंट, लेटेंट फेज आपको बताया 0 to 3 और एक्टिव फेज होता है 4 and onwards। ठीक है, और डायलेशन सर्विक्स क्रॉस से करते हैं, और डिसेंट चुके आप ऐसे याद कर लें कि हेड जो होता है वो सर्किल गोल होता है, तो आप हेड के डिसेंट को 0 से शो करते हैं। फर्स्ट विजुअल एग्जामिनेशन डन ऑन एग्जामिनेशन इज रिकॉर्डेड, मैंने आपको बताया मरीज आता है, 2 काम करते हैं, सीटीजी लगाते हैं और पीवी करते हैं। सीटीजी लगा के पहला कॉलम फिल किया और पीवी करके आपने दूसरे कॉलम को फिल करना शुरू किया, ये कितने सेंटीमीटर डायलेटेशन पे आपके पास आई है। ठीक है, और फिर आपका जो है आपने फर्स्ट एग्जामिनेशन किया, आपने इसको रिकॉर्ड किया कि इतने सेंटीमीटर डायलेटेड है, और फर्ज करें अगर ये 3 होती या लेटेंट फेज में होती तो आप लेटेंट फेज में करके और फिर उसको छोड़ देते, एक्टिव फेज में आने के बाद फिर प्रॉपर बनाना शुरू करते। सही है, अब हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे वो आई 4 सेंटीमीटर पे बनाना ही 4 सेंटीमीटर से शुरू करते हैं। पहले आता था उसमें लेटेंट और एक्टिव फेज दोनों दिए हुए होते थे। ठीक है, सब्सिक्वेंट विजाइनल एग्जामिनेशन इज डन एवरी 2 to 4 hours, यानी कि एटलीस्ट आप एक पेशेंट जो लेबर में आ रही है 4 घंटे पे तो आप करें। और अगर आपको लगता है कि ये मरीज जल्दी वो कर रहा है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो आप उसको जल्दी अकॉर्डिंग टू पेशेंट और अकॉर्डिंग टू योर नीड हाउ फ्रीक्वेंट यू शुड डू द एग्जामिनेशन, यू विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। ठीक है, ये कितनी कॉन्ट्रैक्शन आ रही है उस हिसाब से, अगर बहुत कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और आपको लग रहा है कि ये तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगी, तो आप उसको जल्दी भी एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, वरना और आपको लग रहा है इतने पेन नहीं आ रहे तो आप अननेसेसरी पीवी एग्जामिनेशन से अवॉइड करें, बिकॉज इट्स पेनफुल और इट मे इंट्रोड्यूस इन्फेक्शन टू द बेबी। तो आप नीड के हिसाब से करें, एटलीस्ट 4 आवर्स पे करें। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन नहीं है तो, या अर्ज नहीं हो रही है, उसको प्रेशर फील नहीं हो रहा, तो आप अननेसेसरी एग्जामिनेशन ना करें। ट्रांसफर फ्रॉम लेटेंट टू एक्टिव फेज, ठीक है, आपको